જપ થાય કાંઈ નહીં, સામાયિક બધું કાંઈ ના થાય અને છેલ્લે જવાનો વખત આવી જાય એ વખતે માણસ કરે જીવનમાં કાંઈ મારે કરવું જોઈએ પહેલેથી પણ જીવનમાં કાંઈ કર્યું નથી. હવે શું કરાવું થતું જ નથી. હવે શરીર પણ સાથ આપતું નથી, આ કાન પણ સાથ આપતા નથી. માણસ બિચારા જોર જોરથી બોલે છે પણ અહીંયા સંભળાવતું અને આંખોથી હવે ઓછું દેખાય છે અને પગથી પણ મને ચાલવાની ઈચ્છા થઈ જાય પણ પગ ચાલતા નથી. અને જિંદગી સિવાય સંસાર ધર્મ કરવાનો વખત આવો બધું મળ્યું. આખું ચંદનનું વૃક્ષ જીવનનું ચંદનનું વૃક્ષ અને એ જીવનમાં આપણે કેવું કોયલો બનાવ્યું વિષય કસાયમાં આપણે કોલસા બનાવીને જિંદગી પૂરી કરી. આ તો વિષય गादीदेव श्री ऋषभदेव स्वामी चरण चरण त्यक्तानि श्री महावीर स्वामी चरण शतनाम अनंत लक्ष्मी नारायण श्री गौतम स्वामी चरण शतनाम गण संकट समृद्धाय श्री सुब्रह्मण्य स्वामी चरण शतनाम परम पूज्य जगत गुरु श्रीमती जयदेव श्री स्वती सद्गुरु परम पूज्य योग निष्ठाचार्य श्रीमती सागर श्री सुजी सद्गुरु। आज का विषय आर्ट ऑफ लिविंग मतलब जीवन जीने की कला। कला का मतलब क्या? अगर आपको पूछा जाए कला का मतलब क्या क्या बोलोगे? डेफिनेशन क्या? आर्ट आर्ट तो इंग्लिश वर्जन, कला हिंदी वर्जन, उसका आर्ट इंग्लिश वर्जन। मतलब क्या? नीतिकारों ने यहाँ पर उसकी व्याख्या की, हाथ से काम किया जाए वो कार्य। आप कोई भी कार्य किससे करते हैं? कहते हाथ से करते। जो भी कार्य किया जाता है वो हाथ से किया जाता है। हाथ और दिमाग से किया जाता है वो कारीगरी। हाथ और दिमाग से किया जाता है वो कारीगरी। दिल और दिमाग से किया जाता है वो कला। अब आप दिल और दिमाग से कौन सी कला करते हैं? भगवान की प्रार्थना दिल और दिमाग दोनों से होती है कि मुंह और दिमाग से होती है, कि होठ और दिमाग से होती है, कि होठ और दिल से होती है? किससे होती है? विचार कीजिए, सेल्फ एनालाइजेशन, ये सब कुछ। और आज का विषय है जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट अ पार्ट ऑफ लिविंग। जीवन का पार्ट क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम जीवन जी रहे हैं, ये जिंदगी बिताने आए हैं कि जिंदगी जीने आए हैं? क्या सब आपको समझना पड़ेगा। नीतिकार कहते हैं कि जिंदगी बिताने के लिए नहीं आए हैं, जीवन जीने के लिए हम आए। और हम क्या बोलते हैं? यूं ही जिंदगी की तरह ही टाइम पास। हमारा बोलने का और समझने का सब दृष्टिकोण अलग अलग हो रहा है। और खास करके नीतिकार कहते हैं, ये नीतिकारों का विषय है। आर्ट ऑफ लिविंग ये नीतिकारों का विषय है, लेकिन धार्मिक से रिलेटेड है। धार्मिक से रिलेटेड है नीतिकारों का विषय, लेकिन धर्म से रिलेटेड है। जीवन अच्छा होगा तभी जाकर के धर्म अच्छा कर सकेंगे। जीवन अच्छा होगा तभी जाकर के आपकी सोच अच्छी होगी। जीवन अच्छा होगा तभी जाकर के आपके व्यवहार अच्छे होंगे। जीवन अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। जीवन खराब होगा तो सब कुछ खराब होगा। नीतिकारों के हिसाब से जीवन सबसे पहले क्या? तो कहते हैं निरोगी काया सबसे पहला जीवन। अगर बीमारी होगी तो आप धर्म नहीं कर सकते। निरोगी काया होनी चाहिए। और निरोगी काया के लिए सबसे पहले विचारों पर अंकुश होना चाहिए। आपकी सोच और विचारों पर अंकुश होना चाहिए, तभी जाकर के आगे बढ़ेंगे। वर्तमान समय के अंतर्गत में हम दूसरों की तरह होने की चेष्टा करते हैं। जीवन के अंदर में सबसे हमारा दुखी तत्व दूसरों की तरह होने की चेष्टा। जीवन के अंदर में सबसे ज्यादा दुखी हमें कौन करता है? दूसरों की तरह। हम बच्चों से कंपेयर करते हैं, उसने इतना पढ़ाई किया, आपने क्या किया? उसने इतना कमाया, आपने क्या किया? आपको अभी तक नौकरी नहीं मिल रही, आप इतना कर रहे, इतना बार सीए का एग्जामिनेशन दिया, अभी तक आप क्लियर नहीं हुए। वो देखो
उसको काउंसलिंग की ट्रीटमेंट दी जा रही है बेचारी, क्योंकि साइको के पास मेडिसिन के सिवा कुछ इलाज नहीं है। और काउंसलिंग द बेस्ट वे ऑफ फीलिंग एक्सप्रेशन इज काउंसलिंग। हाँ, फोमो, फीलिंग ऑफ मैसेज, फीलिंग ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग, यस, फियर ऑफ मिसिंग। हमेशा कुछ ना कुछ डर रहता है, हमेशा भय सताता रहता है, हमेशा भय सताता रहता है। और यही है जीवन जीने की कला कि हम दूसरों की तरह होने की चेष्टा करें। और इसके अंदर कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का पर्सनल हिस्ट्री, कुछ एफर्मेशन है इसके जो रविंद्रनाथ टैगोर की पर्सनल हिस्ट्री में से लिए गए। विचार कीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर 4 भाई, जमींदार, कलकत्ता के पास के अंदर में सोदपुर करके एक विलेज एरिया है, अभी कलकत्ता के अंदर में मर्ज हो गया, लेकिन एक जमाने के अंदर में कलकत्ता से कम प्रॉपर सिटी से 15 किलोमीटर दूर पे एक सोदपुर करके मर्ज एरिया है, विलेज एरिया। और वहाँ पर एक वट वृक्ष, गंगा के किनारे एक वृक्ष, और उसी के वहाँ पर देखा जाए जमींदारी सिस्टम के अंतर्गत में लैंडलॉर्ड जमींदार, उनके बाप दादा लैंडलॉर्ड थे, जमींदार के, और उसी के अंतर्गत में वहाँ पर वो चलते। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर क्या करते? कुछ भी नहीं करते थे, वो खाली ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, गंगा की आवाज को सुनते थे। बारिश की जब आवाज आती थी, बारिश की जब बूंदें गिरती थी और वो पानी में गिरती थी, पानी में बूंदें गिरती थी, पानी के अंदर में वो आवाज कैसे आती है, बारिश की आवाज कैसे आती है, वो सुनते थे। और बेचारे माँ को हमेशा चिंता रहती थी, घर में सही बोलिए, चिंता करने वाली माँ ही होती है, बाकी और कोई नहीं होते। बाप को तो कोई चिंता होती ही नहीं, हर जगह के अंतर्गत में माँ ही चिंता करने वाली होती है। जैसे गुरु भी माँ होती है, गुरु बाप नहीं होते, गुरु माँ कही जाते, गुरु बाप नहीं कहे जाते। बाप का कैलकुलेशन दिमाग से चलता है कि इतना एक्सपेंडिचर लगा है तो उतना इनकम होना चाहिए, इतनी पढ़ाई में लगा है, इतने उसके बिजनेस के अंदर में उसको सजाने संवारने में लगाया है, तो उसका मेरे को रिवर्स मिलना चाहिए। विचार कीजिए, बाप का कैलकुलेशन हमेशा दिमाग से होता है और माँ का कैलकुलेशन हमेशा हार्ट से होता है। दोनों ही एच है, लेकिन एक हेड है और एक हार्ट है, दोनों एच से है, लेकिन दोनों का साइड में अलग अलग है, दोनों का रास्ते अलग अलग है, दोनों का वे अलग अलग है, दोनों के पाथ अलग अलग है, दोनों का सोच अलग अलग है, दोनों का विचार। इसीलिए तो कहते हैं कि आर्ट का मतलब होता है दिल और दिमाग दोनों से किया हुआ काम, कला, उसे कला। जहाँ पर दिल भी लगता है, दिमाग भी लगता है। दिल बनाने में लगता है, दिमाग सोच में लगता है कि कैसा बना। दोनों को लेकर के ही चलना होगा, तभी जाके कला का निर्माण होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। एक मूर्तिकार कला का निर्माण करता है, एक मूर्ति बनाता है सिर्फ हाथ से बना देता है कि जैसे तैसे भी निकालना है, एक ऑर्डर से आता है, एक बोलता है ऐसा का ऐसा हूबहू बनाना है, तो दिल भी लगाता है और दिमाग भी लगाता है। दिल से भी लगाता है, दिमाग से भी कैलकुलेशन करता है कि इसके बदले में मैं दिल और दिमाग दोनों का यूज करूंगा तो उसके बदले में मुझे कितना मिलेगा। अपने बोलते हैं कि मैं एक अच्छी मूर्ति बना रहा है, तो जितना बोलेगा उतना डबल पैसा। बोलते भगवान की ऐसी अच्छी इतनी सुंदर मूर्ति बनाना, तो डबल बोलेगा तो डबल पैसा मिलेगा। और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के अंतर्गत में इनके बड़े भाई साहब जो थे वो बैरिस्टर थे, प्रिवी काउंसिल के अंतर्गत में बैरिस्टर वकील थे। प्रिवी काउंसिल के अंतर्गत उस समय अंग्रेजों का जमाना था, प्रिवी काउंसिल के अंतर्गत में इंडिया से अपॉइंटेड वाले वकील बहुत कम होते थे, सब विदेशों से ही आते थे, इंग्लैंड से यूके से ही आते थे, इंडिया वाले बहुत अपॉइंट कम होते थे। वहाँ पर वो बैरिस्टर के रूप में अपॉइंट थे। दूसरे भाई उनके डॉक्टर के रूप में, दूसरे भाई डॉक्टर के रूप में थे, तीसरे वो खुद थे, और चौथे नंबर के भाई देखा जाए तो वो देखा जाए बिजनेस व्यापार के अंतर्गत में थे। माँ को हमेशा चिंता रहती थी कि ये रविंद्र कुछ भी नहीं करता है, हमेशा चिंता रहती है, ये सब क्या बैठा रहता है, अकेले नदी के किनारे जाकर के बैठ जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाता है, जंगलों में घूमता रहता है, इधर घूमता रहता है, इधर भटकता रहता है, ये कुछ समझ में नहीं आता है, इसका क्या अस्तित्व होगा कुछ पता ही नहीं चलता। ये देखो बैरिस्टर, इसकी जिंदगी हो गई, ये डॉक्टर है, इसकी जिंदगी हो गई, ये देखा जाए बिजनेसमैन है तो व्यापारी है तो इसकी जिंदगी हो गई, इसका क्या, मैं जब तक हूं तब तक इसका संभाल कर सकूंगी, मेरे जाने के बाद में कौन, मेरे जाने के बाद के अंतर्गत में कौन करेगा। बेचारे पिताजी रोज डांटते, रविंद्रनाथ जी को रोज डांटते, रोज दिन भर के अंतर्गत में एक बार डांट मिलती थी, सवेरे खाना खाने के समय में डांट मिलती, या दोपहर के भोजन के समय में डांट मिलती, या शाम को भी कुछ काम के समय के अंतर्गत में डांट मिलती, दिन भर के
उनको मन से कुछ काम भी नहीं होता। रोज माँ रात में माँ बोलती, माँ उनको सुलाने के लिए जाती, माँ के पास में वो आते, माँ के पास में आते, माँ रोती वो हंसते, माँ रोती वो हंसते, वो बोलते कोई चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, माँ को हमेशा होता है, माँ हमेशा रहती है, देख उसका जिंदगी चली जाएगी, वो बैरिस्टर है, मैं हूँ तब तक, अभी सब साथ में है, मेरे जाने के बाद सब पक्षी मेला उड़ जाएगा, सब इंडिविजुअल हो जाएंगे, सब भाई भाई अलग हो जाएंगे, अलग होने के बाद में तेरी परवरिश कौन करेगा? तो वो क्या बोलते हैं, माँ एक नौकरानी रख देना, मैं तेरी परवरिश करके कुछ तो मेरे को छोड़ के तू जाएगी, मेरे को कुछ तो एक तो कमरा देकर के जाएगी, मेरे रहने के लिए एक तो कमरा देकर के जाएगी, अगर वो भी नहीं देगी तो कोई बात नहीं, मैं ये पेड़ के नीचे ही रह लूंगा, जिंदगी पूरी व्यतीत कर लूंगा, लेकिन एक कमरा तो वो मुझे देकर के ही जाएगी, एक कमरा तो देकर के ही जाएगी, उसी में वे जिंदगी पूरी। एक जमींदार के खून होने के बाद, एक जमींदार के बेटे होने के बाद के अंदर कैसी भावना की एक कमरा तो नहीं। अब आज देखिए, आज की दुनिया के अंदर में देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को सब जानते हैं, लेकिन उसके भाइयों को कोई जानता है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, न उनके बड़े भाई का नाम मालूम है, खाली बैरिस्टर हुए वो मालूम है, डॉक्टर हुए वो मालूम है, तीसरे चौथे नंबर भाई बिजनेसमैन हुए वो मालूम है, लेकिन नाम कहाँ गया कुछ भी नहीं। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर को दुनिया जानती है। आज 150 साल हो गए मरे, 150 साल हो गए, और फरवरी के अंतर्गत में उनकी सेंचुरी आती, फरवरी या अगस्त के अंतर्गत में उनकी सेंचुरी आती, 150 साल हो गए मरे। आज रविंद्रनाथ टैगोर को लोग याद करते हैं, उनकी जुबान पर याद रहता है, लोगों के याद रहता है, अमर हो गए। और उन्होंने अपने जीवन की डायरी के अंतर्गत वो नोटबुक लिखते थे, रोज नोटबुक लिखते थे, रोज नोटबुक के अंतर्गत में रोज एक सेंटेंस लास्ट में लिखते थे, माँ को मेरी तरफ से बहुत चिंता रहती है, मैं कैसा लड़का हूँ कि माँ की चिंता में मैं अभिवृद्धि कराने वाला होता हूँ। वो रोज लास्ट के सेंटेंस के अंतर्गत में ये लिखते, माँ के टेंशन के अंदर में, माँ की चिंता के अंतर्गत में बढ़ाने वाला मैं ही हूँ। वो रोज लाइन के अंतर्गत अपनी डायरी के अंतर्गत में लाइन लिखते थे, और उसके अंतर्गत में उन्होंने वही लिखा कि दूसरों की तरह होने की चेष्टा जिंदगी में कभी मत करिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो खुद के बलबूते पर आगे बढ़िए, दूसरों के कंपैरिजन के अंतर्गत में जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो कभी बढ़ नहीं पाएंगे, वो ईगो क्लैश हो जाएगा, वहां पर ईगो आएगा, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना आएगी, तभी जाकर के आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वहां पर अगर आपने नीचा दिखाया तो कभी भी आप जिंदगी के अंदर में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सफल नहीं हो सकते। और उन्होंने कितने 5 एफर्मेशन लिखे, जीवन जीने की कला के ऊपर में 5 एफर्मेशन लिखे। विचार कीजिए, पहला एफर्मेशन कौन था? पॉजिटिव दृष्टिकोण रखो, पॉजिटिव बनो नहीं, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखो, एंगल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। व्याख्यान में मैं हर बार कहता हूँ, ब्लड ग्रुप कोई भी हो, लेकिन दिमाग में बी पॉजिटिव होना चाहिए। ब्लड ग्रुप कोई भी हो, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी आर एच पॉजिटिव, ए बी आर एच नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा भी पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोच का संचार आपके दिमाग से होना चाहिए। अगर आपके दिमाग के अंदर में सकारात्मक सोच का संचार होगा, तभी जाकर के सकारात्मक विचार जन्म लेंगे, और सकारात्मक विचार जन्म लेंगे तभी जाकर के सकारात्मक व्यवहार होगा, कार्य होगा, उसके पहले कुछ भी नहीं होगा। पॉजिटिव दृष्टिकोण रखो, दृष्टिकोण मतलब एंगल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब एक आता है आदमी बोलता है आधा ग्लास भरा हुआ है, एक आदमी बोलता है आधा ग्लास खाली है, अरे पानी पीने से मतलब है ना, पानी पियो और प्यास बुझाओ चले जाओ, पंचायती करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला है। आप प्याज के छिलके उतारते जाओ, लास्ट में क्या बनेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। पत्ता गोभी, कैबेज के छिलके उतारते जाओ, उसके बाद में कुछ मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। एक नौकर को मार्केट ने कहा कि पत्ता गोभी सुखाड़ करके रखना, पत्ता गोभी कैबेज जो है सुखाड़ करके रखना, बेचारा सुखाड़ेगा क्या? खोलते गया जैसे पत्ता गोभी मिली ही नहीं, गोभी मिली ही नहीं, कहाँ गया? तो कहते यही छिलकों का जोड़ ही पत्ता गोभी है। तो मैंने वैसे जीवन का जोड़ ही जिंदगी है, बाकी और कुछ भी नहीं। ये जीवन का जोड़, एक एक लेयर को हटाते जाइए, एक एक लेयर को हटाते जाइए, तभी जाकर के आपको मिलेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव दृष्टिकोण रखिए, आपका एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, हर दृष्टिकोण से आपका एंगल अच्छा, देखने का सही एंगल मतलब क्या? देखने का सही तरीका, जीवन को देखने का सही तरीका। आज तक आपने जीवन को सही तरीके से देखने का प्रयास ही नहीं किया, जीवन के अंदर में सही तरीके से देखने का जीवन को आपने प्रयास ही नहीं किया। हर चीज को देखने का प्रयास किया, सही तरीके से प्रयास किया, लेकिन अपनी लाइफ को देखने का आपने जीवन में प्रयास ही नहीं किया। और जीवन
करेंगे तो लाइफ आपको अच्छी लगेगी। आपको अच्छी लगने के लिए आपको अच्छे देखने का प्रयास करना पड़ेगा। फिर आता रहा है दूसरा एफर्मेशन, वर्तमान में जीने की आदत डालिए। लिव इन द प्रेजेंट। हम किसकी चिंता में रहते हैं? पुराने जमाने में ऐसा होता था, पुराने जमाने में ऐसा होता था, भविष्य में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अरे अभी तो जिए, अच्छा से जिए। हम भविष्य की चिंता के अंदर में वर्तमान में खराब कर, और ये सब मेरे नहीं एफर्मेशन, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर के 5 एफर्मेशन उनकी डायरी में से उन्होंने उनकी डायरी में लिखे, और डायरी से लिखने के बाद में यहाँ पर आए और कहीं ना कहीं घूमते किसी न किसी के पास ज्ञान कहीं पर भी छिपा हुआ रहता है। और जो ज्ञान को छिपा करके, पैसे को आप छिपा करके रख सकते हैं, ऑर्नामेंट्स को छिपा करके रख सकते हैं, और ज्ञान जिस समय छिपा रह जाएगा उस दिन दीमक लग जाएगी और ज्ञान खत्म हो जाएगा। ज्ञान को जितना फैलाओ उतना फैले, जितना फैला। और 150 साल हो गए उनको गुजरे हुए, उनको मरे हुए 150 साल हो गए, और उसके बाद के जगत में वो आज भी जीवंत है। रविंद्रनाथ टैगोर आज भी जीवंत है, आज भी जीवंत है। और उनके एफर्मेशन लोगों को निर्माण करने के लिए, लोगों के कैरेक्टर का निर्माण करने के लिए उनके जो वाक्य है वो आज भी एकदम कारागार साबित हो रहे हैं। वहाँ पर दूसरा आता है वर्तमान में जीने की आदत। हम हमेशा वर्तमान में जीते ही, प्रेजेंट में जीने का प्रयास ही नहीं करते। आम भरपूर અને આમ થશે, તમે આમ કરશો તો આમ થશે, આમ થશે तो ठीक है, लेकिन अभी जो है वो तो देखिए। थसे का आपको गारंटी है? आप थसे में होंगे कि नहीं होंगे वो गारंटी नहीं है। आपको विचार कीजिए, आपको अभी वर्तमान को सुधारेंगे तभी जाकर के आपका भविष्य सुधरेगा। वर्तमान अगर बिगड़ा हुआ है तो भविष्य निश्चित तौर पर आपका बिगड़ेगा ही। समझ लीजिए, तो वर्तमान के अंदर में अगर पढ़ाई में आपने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको कोई भी पास नहीं कर सकता। वर्तमान को आप सुधारने का प्रयास कीजिए। वर्तमान को सुधारने की प्रक्रिया जन शासन की प्रक्रिया। वर्तमान को ही सुधारना जन शासन के अंदर में मुख्य उद्देश्य जन शासन का यही है, वर्तमान को ही सुधारना। भविष्य तो आपका सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? अगर वर्तमान सुधरेगा तभी जाकर के भविष्य सुधरेगा, और वर्तमान बिगड़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर समझ लीजिए आपका भविष्य भी बिगड़ा हुआ है। चाहिए हमारे को भविष्य की हमेशा चिंता रहती है। प्रोविडेंट फंड किसके लिए? तो कहते हैं भविष्य निधि के लिए। लाइफ इंश्योरेंस तो किसके लिए? तो कहते हैं भविष्य निधि के लिए। हर जगह भविष्य के लिए। लाइफ देखेंगे कि नहीं देखेंगे, प्रोविडेंट फंड हम मजा करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं मालूम है बेचारे मुझे। लेकिन निधि किसके लिए? हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। तो कहते हैं वर्तमान में जीने की आदत डाली। उसके बाद में आता है तीसरा, चित्त प्रसन्न चेहरा हंसमुख रखो। चित्त प्रसन्न और चेहरा हंसमुख रखो। हम चेहरे तो हंसमुख रखते हैं लेकिन चित्त प्रसन्न तो रखते ही नहीं। चित्त प्रसन्न रखो और चेहरा हंसमुख रखो। हम चेहरे हंसमुख रखते हैं, हर किसी को दिखाने के लिए ऑलवेज बी अ स्माइलिंग फेस। स्माइलिंग फेस रखते हैं, लेकिन इनर स्माइलिंग तो होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पर आनंद जी महाराज ने कहा, पूजा के ढाल के अंदर, पूजा के स्तवन के अंतर्गत में ऋषभदेव परमात्मा के स्तवन में क्या कहा? चित्त प्रसन्न रे पूजा ना फल कयो, पूजा खंडित है बचान। चित्त की प्रसन्नता वही पूजा का फल है। विचार कीजिए, आप जो पूजा करते हैं उसका, पूजा का आपको जो फल मिलता है आपकी चित्त की प्रसन्नता। भले ही आपके चेहरे की प्रसन्नता ना हो, भले ही आपके मन की प्रसन्नता ना हो, लेकिन आपकी चित्त की प्रसन्नता हो सबसे बड़ी जरूरी बात है। आपकी चित्त की प्रसन्नता। और यहाँ पर उन्होंने लिखा चित्त प्रसन्न होना चाहिए। चित्त का मतलब क्या? इनर हार्ट। उनके हिसाब से देखा जाए इनर के अंदर में हैप्पीनेस होना चाहिए। बाहर हैप्पीनेस हो कि ना हो, लेकिन अंदर के अंदर में हैप्पीनेस होना चाहिए। बच्चा चित्त प्रसन्नता और हंसमुख रहो हमेशा। ऑलवेज बी अ स्माइलिंग फेस। फॉरेन के अंदर में और इंडिया के अंदर में, दोनों के अंदर में क्या फर्क है? फॉरेन के अंदर में और इंडिया के अंदर में क्या फर्क है? एक बार एनालाइजेशन हुआ तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि फॉरेन में जाने के बाद के अंदर में कोई वापस भारत आना क्यों नहीं चाहता। फॉरेन में जो चला जाता है, अमेरिका में जो चला जाता है, या फॉरेन कंट्रीज के अंतर्गत में जो भी इंडिया छोड़ करके बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद के अंतर्गत में वापस वो भारत क्यों नहीं आना चाहता? भले इसको सब कुछ अच्छा लगता है, यहाँ की पालितना अच्छे लगते हैं, धर्म अच्छा लगता है, संस्कृति अच्छी लगती है, माँ बाप अच्छे लगते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन बाहर जाने के बाद यहाँ क्यों नहीं आता? तो सबसे पहला कारण वहाँ की सोच और यहाँ की सोच में फर्क है। जिंदगी में आप कभी सोच वाले बन ही
सिएटल के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत में काम करता है, यहाँ पर पैकेज सेट ही नहीं होगा, यहाँ पर पैकेज सेट, वहाँ $5 लाख से ऊपर का पैकेज है, यहाँ पर 5 लाख महीने का भी उसको पैकेज नहीं मिलेगा। तो विचार कीजिए वो पैकेज सेट नहीं होगा, तो भी के पापा मम्मी के लिए मैं एक बार भी सेट हो जाऊंगा, इंडिया में आ जाऊंगा, सब कुछ आ जाऊंगा, लेकिन शायद मेरे को सोच ही नहीं सेट होती है। तो कितने नेगेटिव सोच वाले, हर किसी के अंतर्गत आप कुछ भी अच्छा करने के लिए चाहिए वो पहले नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव अप्रोच ही करता है। आम फंसे तो आम फंसे, जैसे आम फंसे तो आम फंसे, ऐसा होगा तब ऐसा होगा, पहले ही प्रथम राशि नक्शी का मारवाड़ी में केवल रड़ तो जाए तो मोरा समाचार ले रहा है, रोते हुए जाएगा तो मरा हुआ का समाचार ही आएगा। पहले से आप रोते रोते जाएंगे तो क्या, और हम करते कि नहीं करते, हर जगह रोते। गुरु भगवंत ने कहा तपस्या करनी, साहब आपको नहीं फंसे, अब नहीं फंसे, होता है कि पहले रोना बैठ जाओ, पहले करना तो अभी दूर की बात है, करना धरना तो दूर की बात है, पहले रोना चालू हो जाता है। मतलब रोना क्यों चालू होता है, मैंने पहले व्याख्या में किया था, रोते रोते आए नहीं, सीधे रोते रोते ही सब काम करते, क्योंकि जीवन में आते कैसे आते, डॉक्टर साहब रोते रोते ही आते, अगर रोए नहीं तो रुलाया पड़ता है। तो इसलिए आपको रोने की आदत, हर काम को रोने की, हर काम के अंदर में रोने का, हमारे सब के सामने भी रोने का, माँ के सामने भी रोने का, बाप के सामने भी रोने का, भगवान के सामने भी रोने का, हर जगह रोने का। विचार कीजिए यहाँ पर वही हुआ, चित्त प्रसन्न और चेहरा और हंसी। विचार कीजिए वहाँ की सोच और यहाँ की सोच कभी हो ही नहीं सकती। माँ के अंतर्गत आप देखो कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे तो ऑलवेज बी अ स्माइलिंग फेस, और यहाँ तो कैसे मिल लिए तो लगेगा करियाती भी करके आए हम यहाँ तो उतरेली कड़ी पे गई। विचार कीजिए ऐसा होगा, हंसी है ही नहीं सारे चेहरे के ऊपर में, हंसी क्यों नहीं है, क्यों मतलब चित्त प्रसन्न नहीं है इसलिए हंसी नहीं, चित्त प्रसन्न नहीं है इसलिए हंसी नहीं, चित्त प्रसन्न होगा तभी जाकर के हंसी आएगी, हंसी नहीं। आप देखिए एक दूसरे से मिलते चेहरे होते हैं, कोई भी मिलते कोई हंसता है, खबर चल हंसे फंसे, हंसे ये फंसे, हमारा सबके सामने हंसते हंसते बात करते तो हमारा सब डब्बा में उठा देंगे, आज आग ले उठे क्या जाना ही नहीं हमारे सबके पास, हंसना ही नहीं। बेचारे कैसी परिस्थिति, मानसिकता कैसी, सोच कैसी, आपकी कितनी निचली कक्षा की सोच, निचली कक्षा की सोच, ये सोच हमारे को डुबा देती है। विचार कीजिए वर्तमान समय के अंतर्गत में हमारे थॉट्स ही हमारे को डुबाने में सक्षम होते, बाकी कोई चीज नहीं डुबाने में रहता है। ना आपकी हैबिट गंदी है, ना आपकी आदतें गंदी है, ना आपकी नेचर गंदा है, कुछ भी नहीं गंदा, खाली आपकी सोच गंदी है बस। ये सोच गंदी के कारण हमारे को हर जगह प्रॉब्लम का सामना, हर जगह मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और वहाँ पर फौरन में आप जाइए, ऑलवेज बी अ स्माइलफुल और ऑलवेज हेल्पफुल बनते, ऑलवेज हेल्पफुल बनते, कुछ ना कुछ कर्म करने की इच्छा होती है, कुछ ना कुछ करने की। एक जगह के अंदर तक आया, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रहा था, वहाँ पर गाड़ी खराब हो गई, स्नोफॉल हुआ और गाड़ी खराब हुई। वो बूढ़ा व्यक्ति गाड़ी में से उतरा, गाड़ी में उतरने के बाद समय भी कुछ भी नहीं हुआ, तो दूर से बैठा वहाँ पर देखा जाए एक घर के अंतर्गत एक आदमी ब्रेकफास्ट कर रहा था, चाय पी रहा था, लिकर पी रहा था, और वहाँ पर उसने देखा और तुरंत वहाँ पर गया, वहाँ पर जाकर के हेल्पफुल बोला। और हम क्या करते घर में, यहाँ पर देखा जाए एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है या लड़ाई झगड़ा, हम वीडियो बनाने में ठीक रहते हैं, वीडियो बनाने में वायरल रहते हैं, और उसको हाईलाइट्स करने के अंतर्गत में, रील बनाने के अंतर्गत में। 3 साल पहले सूरत के अंदर में एक गरबा क्लास में हादसा हुआ था, फ्लाईओवर में से लोग रील बना रहे हैं लेकिन कोई उसको हेल्प करने के लिए नहीं पहुंचा। हमारी सोच क्या हो गई, हमारे विचार कैसे हो गए। जहाँ तीर्थंकरों की जन्मभूमि, तीर्थंकरों द्वारा यहाँ जिस भूमि के अंतर्गत में जन्म लिया गया, और वहाँ पर हमारी सोच किस प्रकार की हो गई। विचार, हमारी सोच पर आपको विचार करना पड़ेगा। जिन शासन मिला, सब कुछ मिला, खाली कैसे थे, जिन शासन मिला, बस आर्य भाषा और आर्य व्यवहार नहीं मिला, उसके कारण ये सब कुछ ये किया धरा सब कुछ। हम बोलते हैं डॉक्टर साहब आर्य क्षेत्र मिला, आर्य कुल मिला, आर्य धर्म मिला, सब मिला, लेकिन आर्य भाषा और आर्य व्यवहार नहीं मिला। और जहाँ पर आर्य भाषा और आर्य व्यवहार नहीं मिलता, सब कुछ मिला हुआ बेकार होता है, सब कुछ मिला हुआ बेकार नहीं रहता है। हमारे पास आर्य भाषा के अंदर में इतनी तुच्छता आ गई और व्यवहार के अंदर में इतनी तुच्छता आ गई कि हमको आगे बढ़ने के अंतर्गत में हमको बैकअप फुट हो जाता है, बैकफुट पे आ जाना पड़ता है। हमारी परिस्थिति कैसी, चित्त प्रसन्न। फिर आता है चौथा, खुद को पहचानने के लिए ध्यान करो। हमने आज तक स्वयं को पहचानने का प्रयास नहीं किया। यहाँ पर रविंद्रनाथ जी टैगोर कहते हैं खुद को पहचानने के लिए ध्यान करो। खुद को पहचानने के लिए जीवन के अंदर में दूसरों को पहचानने में जिंदगी पूरी व्यतीत कर दी। आपने कितने साल व्यतीत कर दे, कोई 40 के हो गए, कोई 50 के हो गए, कोई 60 के हो गए, कोई 70 के हो गए, कितने आएंगे तो पता ही नहीं। एक कवि ने कल्पना की, उम्र के पड़ाव के बारे में बताया, कवि ने बहुत अच्छी कल्पना की, उम्र के बारे में बताया गया। 10 को दावड़ो, 20 को बावड़ो, 30 को पीको,
40 को चोको, 50 को पाको, 60 को ठाको, 70 को सुतो, 80 को लूलो, 90 को नागो, 100 आवे से आवे पहले भाग। बोलिए 10 को दावड़ो, 10 साल का बच्चा होगा ना, कहीं पर ढंग से बैठेगा ही नहीं। आपके बच्चे हैं, आप भी कभी बच्चे रहे होंगे ना, आपके साथी से बैठे, अभी भी नहीं बैठते तो बच्चे रहते तो कहां से बैठते? अभी भी बैठते नहीं बैठते। मन लगे कि नहीं लगे, व्याख्यान 10 मिनट सुना, बस मन नहीं लगा। अरे 10 मिनट में कोई पिक्चर भी अच्छा लगता है कि नहीं लगता? मतलब 10 मिनट कम से कम आधा इंटरवल तक तो सुनो, देखो पिक्चर तब अच्छा लगेगा। 10 मिनट में तो स्टार्टिंग आया, क्योंकि पिक्चर का फ्लैश बाहुबली तो एक पूरा फिल्म तो फ्लैशबैक में चला जाता है। विचार कीजिए आप, फ्लैशबैक की स्टोरी के अंदर में बाहुबली का एक पिक्चर चला जाता है। आप बोलते हैं फ्लैशबैक के अंदर बीच में घुसेंगे तो कहां से फ्लैशबैक पता चले? विचार है कि नहीं? और व्याख्यान में हमारा तो सामायिक हुआ, आते हैं पहले, सामायिक पहले हो जाता है, इसलिए बीच में सब चले जाते हैं। या 9 बजे से सामायिक लेकर के बैठ जाते हैं, और जिनको एक ही सामायिक करना है तो पूरे 10 बजे उठ करके निकल जाएंगे, और यह व्याख्यान शुरू होता है उस समय तो उसका निकलने का मतलब क्या बोले कि कुछ टाइमिंग का सेटिंग ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या चलता है क्या नहीं चलता है, कुछ भी कह नहीं सकते। वो हमको सोच रहा है, उसके लिए ना ट्रस्टी बोलेंगे ना बारह साहब बोलेंगे, वो तो हमारा कॉन्शियस हमको बोलना चाहिए कि कितने बजे हमको जाना है, कितने बजे हमको करना है, लेकिन हमारा वो रहता ही नहीं है। मां साहब बोल बोल के भी थक गए, साहब आवे के ताते आपने हम पर एक काट दिया, हमने जगह टिकाड़ी रख हमारी परिस्थिति कैसे यहाँ पर खुद को पहचानने के लिए ध्यान रखो। खुद को पहले 10 का बालक होता है, 10 साल का बालक होता है ना, वो बेचारे एक जगह ठेका टेक करके बैठने स्पेस के लिए दावड़ो, और 20 को बावड़ो होता है, बावला होता है। इसका मुंगाई लाल के हसीन शब्द टीनेजर 13 to 19 एज आप लोग को सबको मालूम है, उसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत है। सब उसी एज में से आपका साथ होकर के आए हैं, एकदम बावला होते हैं, एकदम मुंगेरी लाल के बावला होता है। पावरो થઈ ગયો છે, આહા મારો છોકરો બાવરો થઈ ગયો છે। उसके बाद क्या आता है 30 को तीखो, 30 साल की उम्र के आदमी में तीखा होता है, तेज टकरा होता है, लविंगिया मिर्ची होती है, कितनी तेज होती है ना, सब तेज होता है एकदम। 30 साल की लड़की देखिए, 30 साल के लड़के के दोनों तेज होते हैं, कि नहीं होते? आप भी रहे होंगे कभी, तेज तो रहे थे, अभी सब तेज ढल गया है, सभी तेज गया है, अभी खोपा मर्चा हो गया है, सब कैप्सिकम हो गया है, सब दिखा चली गई, बद्दा खोपा થઈ ગયા છે। खोपाની વેલ્યુ શું હોય? કાઈ નહીં। હવે खोपा કેટલા રંગના આવી ગયા, પેલા ગ્રીન કલરના હતા એટલે હરિયાળી, હવે લાલ આવી ગયા, કેસરી આવી ગયા, બેગની આવી ગયા, બધા કલરના આવી ગયા। પેલા કેવા હતા खोपा, कैप्सिकम केवा ग्रीन कलરના જ હતા એટલે હરિયાળી જ રહેતી હતી। હવે તો હરિયાળીની સાથે બધું આવી ગયું છે। तो 30 को तीखो हो गया, तीखा होता है व्यक्ति। नई नई शादी होती है 30 साल की उम्र तक के अंदर करके, 20 से 30 की उम्र में नई नई शादी होती है, 27 साल 28 साल की नई नई शादी, एकदम तेज तकड़ा रहता है, तीखा रहता है एकदम। विचार कीजिए, फिर आता है 40 को चोखो, चोखो चोखो मतलब चोखा, जिसको बोलते हैं चोखा चावल मतलब चोखा, मैंने 40 साल तक कोई जवाबदारी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, जवाबदारी आ जाती है, मेंटेनेंस गाय उनका मेंटेनेंस चालू हो जाता है, गाड़ी का मेंटेनेंस चालू हो जाता है, होम लोन का मेंटेनेंस चालू हो जाता है। विचार कीजिए 40 को चोखो, 50 को पाको, 50 तक में तो पक्के हो गए। अब आ जाओ, कोई भी आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी बोल दे, हमारे साथ कितना भी बोल दे यार, निकलने वाला नहीं है तो क्या बोलोगे? है कि नहीं? हमारे साथ जितना भी प्रवचन में कि ये लाभ लो, ये लाभ लो, ये लाभ लो, शायद ठीक है, हाँ विचार करिए कैसे मतलब इतना अच्छा अच्छा विचारी नहीं करते, घरे पूछी नहीं करते, घर में पूछ रहा मतलब सामने से जवाब नहीं देते, शायद लाभ नहीं लेते, घर का बहाना लगा देते बेचारे। 50 को पाको एकदम पक्के हो जाते हैं, एकदम पक्का, जमाना का रंग चढ़ जाता है, एकदम पक्का रंग चढ़ जाता है। होली खेलते हैं, पहले के जमाने में होली खेलते थे, एक आता था पक्का रंग, एक आता था कच्चा रंग, और एक आता था गुलाब उड़ा के तो छटकते थे, उसके अंदर में चला जाता है। उसके बाद में कुछ रंग ऐसे होते थे कि साबुन से लगाने होते, और कुछ रंग ऐसे होते कि पेट्रोल से लगाने के बाद भी नहीं जाते। दो चार लीजिए, हमारे साथी जी लोग जब रंग करते हैं, पात्रा का रंग करते हैं, वो पात्रा के रंग एशियन पेंट या नायलॉन से करते हैं, उसके पाइप के अंदर में कैरोसिन से उसको हटाया जाता है, पेट्रोल से हटाया जाता है, तब जाकर के वो हटते हैं, उससे पहले नहीं हटते। तो यहाँ तो हमारे 50 को पाको हो जाते हैं, मैंने पक्का रंग आ गया है। कहाँ पर आया? शरीर में नहीं आता है, दिमाग और दिल में आ जाता है। शरीर में तो फाउंडेशन लगाता है,
शहनाज हुसैन का फाउंडेशन लगाएंगे, फॉरेस्ट एसेंशियल के सब प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, एकदम जोरदार सब कुछ के घर में यूज करेंगे। होटल में जाएंगे तो वहाँ से 1-2 सेट भी ले लेंगे, चलेगा फ्री में मिले होटल होता है सब होता है। अरे हम लोग भी करके आए थे, आप लोग तो करते ही होंगे क्या? ये सारी टॉवल क्षेत्र मस्त टॉवल क्षेत्र कहाँ था तो आपने घरे तो नैपकिन तो पिलो में रखा मत काम आपसे। हमारे बड़े पापा बहुत कॉमेडियन, बड़े पापा कॉमेडियन, उनके साथ होटल में जाने का मजा आता था। होटल में जाने के बाद तो मजा आता था। होटल में ना कॉम्प्लीमेंट मिलता था। कॉम्प्लीमेंट क्या था? अचार चटनी ये सब कॉम्प्लीमेंट, तो सब खाली हो जाता था। सब खाली के पैसा दिया है तो कहते चटनी का क्या है, तो कहते डोसे की 10 रुपए कीमत है, चटनी का नहीं है ना, तो एक डोसा में 3 बार चटनी लगा देगा, ज्यादा चटनी खाने का पता तो चलेगा, बस उनको मजा आती है। कौतूहल है क्यों सीरियल बाकी कुछ नहीं है, लेकिन बच्चों को लेकर के जाते थे वो एक सीरियल सिटीजन, बाकी सब बच्चे और बाकी सब बच्चे थे वो होटल के अंदर में जाओ या रेस्टोरेंट के अंदर करके जाओ, हो हा इस बेचारे वाले समझ जाते थे कि हाँ आ गए हैं लोग। तो मतलब सब मफत में रखा है, हम लोग के लिए ही रखा है, तो हम लोग नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? अचार कौन खाएगा? चटनी कौन खाएगा? आजकल तो अपने कैसा होता है, पहले छूटा छोड़ते, पहले छूटा छोड़ते कि स्टेटस है कि छूटा छोड़ना चाहिए बेचारे। आजकल क्या करते हैं, छूटा जितना भी उसको भी पैक करके अपने किसको दे देते हैं? बेगर को दे देते हैं बेचारे। कोई भी चीज झूठा नहीं छोड़ते, बेगर को दे देते हैं। आजकल कोई फूड प्रोडक्ट कोई छोड़ता नहीं, सब पैकिंग करा लेते, पैकिंग करा कर लेके वॉचमैन को दे देते, उसको दे देते, इसको दे देते, सब कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 50 को पाको एकदम पक्के हो जाते, जमाने के खाए हो जाते, एकदम पक्का है। ये जोड़ फेविकॉल का जोड़ है, तोड़ने से टूटेगा नहीं, एकदम पक्को। फिर 60 को थाको, अब थकने वाली उम्र हो गई, अब 60 को थाको, मतलब अब थकने की उम्र आ गई, अब जवानी खत्म हो गई साहब, हमें जवानी થઈ ગઈ બસ। હવે પગમાં જોર નથી, કમરમાં જોર નથી, દિલમાં જોર નથી, દિમાગમાં જોર નથી, હવે યાદ રહેતું જ નથી, યાદ રહેતું જ નથી। શું કરું બાકી આખા ગામનું યાદ રહે પણ કામનું યાદ રહેતું જ નથી, આખા ગામનું યાદ રહે પણ કામનું યાદ રહેતું જ નથી। વિચાર 60 को થાકો और 70 को सूतो, बेचारा 70 का आता है तो 50% तो सोते सोते ही चले जा रहे हैं, 50%। 70 को सूतो, फिर 80 को लूलो, मतलब उस समय हैबिट खराब हो जाती है, कपड़े का उपयोग नहीं रहता है, बेचारे लुंगी पहन करके नहीं रह सकते। पहले के जमाने में लुंगी पहनते थे, आजकल लुंगी पहना के नहीं रखते, कोई उपयोग नहीं रहता, तो पैजामा ट्राउजर पहना करके रखते कि ट्राउजर के अंदर करके वो रहेगा, तो वहाँ पर 80 को लूलो और 90 को नागो, नागो के अंदर करके कुछ भी शुद्ध बुद्धि नहीं रहती, 90 साल तक आने के अंदर में कुछ भी शुद्ध बुद्धि नहीं रहती है। और 100वां आवे से पहले से भागो, मैंने 100वां आए से पहले तो भाग जाने का। ये कवि कल्पना है आपकी लाइफ की, हैबिट की, और ये लाइफ की सिचुएशन कि हमारी प्रक्रिया कैसी हो रही है, ये समझ लीजिए। अब आप समझिए आप किसमें आए हैं, कोई 70 में है, कोई 60 में है, कोई 40 में। हमारे 1-2 बंदे हैं वो बेचारे बावला में है, वो बावला में बस, बाकी और कोई नहीं, बाकी तीखे से सब ऊपर ही है, मिर्च से ऊपर ही है, सब तीखे है। कोई चोखे में आ रहे हैं कि जा रहे हैं कि कुछ भी कर रहे हैं, चोखा हो रहा है, लेकिन चोखा सफेद पसंद है। आजकल ब्राउन राइस भी आ गया, ब्लैक राइस भी आ गया, सब कुछ राइस आ गया, लेकिन जीवन तो अपना व्हाइट राइस ही बनाना है। जीवन ब्राउन राइस या ब्लैक राइस नहीं बनाना, जीवन तो अपना व्हाइट राइस ही बनाना। तो यहाँ पर खुद को पहचानने के लिए ध्यान करो, आप स्वयं को पहचानने के लिए ध्यान कीजिए। दूसरों को पहचानने के लिए तो आप जिंदगी भर पहचानते ही रहते, कभी पहचान नहीं सके। आप बताइए, आपको जिसने धोखा दिया वो आपसे वापस बिजनेस काम स्टार्ट करना चाहता है, आप करोगे कि नहीं? एकदम करोगे, इतना अच्छा से वो पॉलिश करके आपको बोलेगा, आप पुराने ख्याल सब भूल जाओगे और करोगे वापस, फिर वापस धोखा खाओगे। जीवन के अंदर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर्षद मेहता ने सबको शेयर में डुबाया, फिर केतन भाई ने सबको उठाया, फिर डुबाया, उसके बाद में मेहुल चौकसी ने डुबाया, उसके बाद के अंदर में वापस आप डुबा रहे और उठा रहे कि नहीं कर रहे कि नहीं? कौन छोड़ा? कोई छोड़ा? अभी ट्रम्प कर रहा है, टैरिफ ला रहा है, बेचारे ट्रम्प कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको उसी के समय जीना पड़ेगा, उसी के साथ में रहना पड़ेगा, उसी के साथ जीना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको निकाल करके बाहर कर देंगे। ठीक है, आप नहीं चल रहे तो आपको साइन करना। आजकल के इंडिया के अंदर में है, मोदी जी का इतिहास है। मोदी जी क्या बोलते हैं कि भाई તમે સાઈડ જોઈને ચાલજો, ટ્રાફિક ચાલે છે,
ટ્રાફિક બહુ છે, હાઈવે ઉપર ચાલો તો સાઈડ જોઈને ચાલો. एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, तीसरी बार उठा के कहीं रख देगा कि साइड ही नहीं मिलेगा, फिर अपने बिना साइड के ले जाएंगे. तो वैसी वाली हालत है. फिर 5वीं बात आती है संसार को समझने के लिए प्रेम. हमने आज तक संसार को समझने का किया, हमने दुनिया को समझने का किया, लेकिन संसार को समझने का नहीं. दुनिया और संसार दोनों अलग अलग है. दुनिया आपको जीना सिखाती है, संसार आपको आगे बढ़ाना सिखाता है. दोनों में फर्क है. दुनिया आपको जीना सिखाती है, संसार आपको आगे का पोस्ट बढ़ाना सिखाता है. अब आप किसको अच्छा समझते हैं? यहाँ पर शास्त्रकार, यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने दुनिया नहीं लिख करके संसार को कहा. संसार को समझने के लिए प्रेम करो. और विनय विजय जी महाराज ने भी यही कहा, संसार भावनाओं के लिए. संसार को समझ करके आप लोग प्रेम कीजिए, संसार को समझने का प्रयास कीजिए. हमने आज तक दुनिया को समझने का प्रयास किया, संसार को समझने का प्रयास ही नहीं किया. इसलिए देखा जाए रोज धोखा ही धोखा खा रहे. आप धोखा किसने खा रहे कि आपने संसार को समझा नहीं, आपने दुनिया को समझने का प्रयास किया. और जहां जहां आपने दुनिया को समझने का प्रयास किया, वहां आपको धोखा ही धोखा मिला. संसार को समझने का प्रयास कीजिए तो जिंदगी के अंदर में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा. जीवन मतलब क्या? जीना, बढ़ना और नम्रता पूर्वक बढ़ना. जीवन, जी मतलब बढ़ना, जी मतलब जीना, सॉरी, जी मतलब जीना, व मतलब बढ़ना, वृद्धि को प्राप्त होना, और न मतलब नम्रता के साथ के अंतर्गत. अगर नम्रता नहीं है तो आपको जीवन के अंदर में कभी भी विकास नहीं हो सकता. रिश्ते बरकरार रखने के लिए विचार कीजिए. रिश्ते बरकरार जीवन के अंदर में क्या कर रहे हैं आप? रिश्ते को मेंटेन कर रहे हैं कि रिश्ते बरकरार रखते हैं, कि रिश्ते को निभा रहे? क्या कर रहे हैं? क्या रिश्ते बना रहे हैं? रिश्ते बनाने से ज्यादा रिश्ते को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. आज मेंटेनेंस तो हमारी है ही. हम तो खाली बनाने में चले गए, हम बनाने में चले गए, मेंटेन करें. और मकान को बनाने से ज्यादा मकान को मेंटेन करना जरूरी हो जाता है. मकान को मेंटेन करना जरूरी हो जाता है, फर्नीचर को मेंटेन करना जरूरी हो जाता है. हमारे रिलेशन को भी मेंटेन करना जरूरी होना चाहिए. रिलेशन बनाने से पहले या रिलेशन बनाने से ज्यादा रिलेशन मेंटेन में आपका महत्व होना चाहिए. रिश्ते बरकरार रखने के लिए एक ही शर्त, रिश्ते बरकरार रखने के लिए जीवन में एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां नहीं. किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां नहीं. और हम क्या देखते हैं? सबसे पहले कमियां ही देखते हैं. इसके अंदर में फॉल्ट क्या? पकड़ो, पहले फॉल्ट को पकड़ो, पहले ही फॉल्ट को पकड़ो. कौवा की नजर कहाँ होती है? सबसे पहले कहाँ पर आती है? कौवे की नजर गंदगी में सबसे पहले जाती है. अगर अच्छा खाना भी पड़ा होगा और साथ में गंदगी भी पड़ी होगा, सबसे पहली नजर गंदगी में जाएगी. हमारा भी दिमाग ऐसा है, हम कमियां देखेंगे तो हमारी नजर कौवे की जैसे नजर हो जाएगी. हमारी नजर जो है, दिमाग जो है वो कौवे की नजर के अंदर में गंदगी में जाएगी. अच्छाई को हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे. सर सपनों से कुछ नहीं, सिर्फ सपनों से कुछ नहीं, सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता. सफलता तो प्रयासों से आती है. सफलता के लिए तो प्रयास करना पड़ता है. हम खाली सपने देखते, प्रयास तो जीरो नंबर, कुछ भी नहीं है. प्रयास आपका क्या है? आपका पॉजिटिव अप्रोच क्या है? कुछ भी नहीं. खाली बोलते हमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, आप करो, आप करो, आप करो. काम करने के लिए पुरुषार्थ क्या है? कुछ भी पुरुषार्थ नहीं. जीवन के अंदर में साधु भगवत को देखिए, वो पुरुषार्थ करके स्थान पे पहुंचते हैं. बाकी कहीं पर भी नहीं, कहीं पर भी पहुंचते वो पुरुषार्थ करके पहुंचते, स्वयं के अप्रोच से पहुंचते, स्वयं के प्रयास से पहुंचते हैं. अब एक जर्मनी कवि गेटे हो गए. उन्होंने अपनी अप्रोच के अंदर में जीवन जीने की कला के लिए 8 पॉइंट्स लिखे. 8 पॉइंट्स के लिए इसके अंदर में पहला ही पॉइंट लिखा, जीवन निर्वाह और परोपकार बड़े आनंद के साथ हो सके उतना आरोग्य. सबसे पहले उसने हेल्थ कॉन्शियस को देखा. सबसे पहला वो कवि गेटे था, वो फॉरेन से था, जर्मनी से था. और जर्मनी के अंतर्गत में सबसे ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस को महत्व दिया जाता है. बाद में वेल्थ कॉन्शियस है, फर्स्ट हेल्थ कॉन्शियस. और होम्योपैथिक की जन्मभूमि कौन सी? होम्योपैथिक मेडिसिन की जर्मनी. और जर्मनी से ज्यादातर जितने जर्मनी में कंपनीज है, उतना एक समय के अंदर में बंगाल के अंदर में, कलकत्ता के अंदर में और वहाँ पर चंदन नगर के अंदर में बहुत सारी होम्योपैथिक की कंपनीज थी जो जर्मनी से रिलेटेड थी. जर्मनी से आज भी देखा जाए बंगाल के अंदर में सभी ज्यादातर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में जाते हैं. क्या कारण? तो कहते हैं होम्योपैथिक के ट्रीटमेंट के अंदर में. और जर्मनी के अंदर में सबसे फर्स्ट हेल्थ कॉन्शियस, देन वेल्थ कॉन्शियस. सबसे ज्यादा जीवन निर्वाह और परोपकार बड़े आनंद से हो सके. आपका तो जीवन निर्वाह भी आनंद से नहीं हो रहा है, परोपकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, और आरोग्य भी आनंद से तो है. और इसके अंदर में एग्जाम्पल आपका राकेश झुनझुनवाला.
सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, इसके मुकाबले कोई एग्जाम्पल आपके सामने है। बम्बई की धरती के ऊपर में जन्म लिया, पूरी दुनिया को हिला दिया। सेंसेक्स के मामले में पूरी दुनिया को हिला दिया। दुनिया को हिलाने के बाद में वो जाने लगा, तब उसने कहा कि मेरा सबसे खराब इन्वेस्टमेंट मेरा हेल्थ, मेरा खराब इन्वेस्टमेंट मेरा हेल्थ। और आज आपकी इन्वेस्टमेंट के कारण ही आपकी हेल्थ खराब हो रही है। कॉन्शियस हेल्थ कॉन्शियस खराब हो रही है। रात देर तक जाना, जागना, सोना नहीं, हरी भरी करी, उसके अंदर में जीवन खत्म, विचार हरी भरी करी और उसमें जीवन मरी, हरी भरी और करी, उसने जीवन अपना मरी। वही हो रहा है। और क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। विचार कीजिए, जीवन मर रहा है, मरी मतलब मर रहा है, और क्या? विचार कीजिए। और वहां पर सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास क्या है? राकेश जुजुबाल, ये तो आपका हाई सेलिब्रिटी है। बाकी तो कितनी सेलिब्रिटी आपके पास क्या करते होगी? ये हाई सेलिब्रिटी नोइंग पर्सन है, नोइंग पर्सनालिटी है। और इतना बड़ा सेंसेक्स के अंतर्गत में इतना जोर हुआ, उसने अपने जीवन के अंदर में मेरा सबसे खराब इन्वेस्टमेंट ही मेरा हेल्थ है, और मेरे हेल्थ के कारण ही मैं कुछ कर नहीं पाया, और जीवन यूं ही चला। आप इतना पैसा कमाते के बाद किसके लिए कमाते, क्या करते? कुछ नहीं करते। इसके लिए आपका हेल्थ, उसके कारण देखा जाए बीपी आ रहा है, डायबिटीज आ रहा है, थायराइड आ रहा है, ये आ रहा है, फलाना आ रहा है, टिकरा आ रहा है, क्या बीमारी, अभी नई बीमारी आ रही है, ऐसी बीमारी आ रही है, क्या कुछ भी पता नहीं चलता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ भी अंदर में नहीं है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर दवा तो पीना ही पड़ेगा। वही गाना कॉन्शियस हो गया, वो मदर इंडिया का गाना है ना, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, तो जीवन है अगर दया तो पीनी ही पड़ेगी। हमारी जिंदगी की ऐसी। और यहाँ पर सबसे बड़ा कॉन्शियस आपका आरोग्य। फिर उसके बाद में लिखा था दूसरा, जीवन की अनिवार्यता, आवश्यकताएं पूरी हो सके उतना धन। विचार कीजिए, आपकी आवश्यकता से अधिक धन है कि आवश्यकता से कम धन है कि आवश्यकता अनुसार धन है? आपके पास कितना है? सबसे पहले साहेब आवश्यकता का बताइए, डिस्क्रिप्शन क्या है तो पहले बताइए, आवश्यकता का बताइए, लॉ ऑफ आवश्यकता तो पहले बताइए, फिर बाद में देखेंगे कि कहाँ आवश्यकता पूरी कर। पहले सबसे पहले साहब आवश्यकता तो बताइए। आवश्यकता का मतलब क्या? नीड। आपकी नीड्स कितनी? मानते नहीं हो तो सब देखिए, आज देखिए भगवान का सिद्धांत थोड़ा सा भगवान परिग्रह परिमाण इसके अंदर में आ गया, लेकिन परिग्रह कितना रखते? रखने के बाद में उनके साहब क्या बोलते हैं कि आना की વધારે થાય ને तो धर्मादो कर, और मालूम है कि इनसे बढ़ने वाला ही नहीं है तो धर्मादा करने वाला ही नहीं, क्या करोगे? मर्शल को भी पटा देते कि साहब आना की વધારે થશે तो હું ધર્માદા કરીશ, સાહેબ મારું આ કામ થઈ જશે પછી મારી ભાવના છે કર્મનો કાર્ય કરો, એક ઉત્થાન करावने, एक नवाणु करावने, एक આવી ભાવના खरी लेकिन पता चले अभी तक तो वो टारगेट ही नहीं पूरा हुआ, क्या करें? सच्चा बताना है परिग्रह, इसलिए फिर कुदरत उसको परेशान करती है, कुदरत उसको अच्छा परिग्रह दिखा देता है, क्या करें? फिर आता है तीसरा, पहला आया जीवन निर्वाह और परोपकार बड़े आनंद के साथ हो सके उतना आरोग्य, फर्स्ट आरोग्य हेल्थ कॉन्शियस। फिर दूसरा आता है जीवन की अनिवार्यता आवश्यकताएं पूरी कर सके उतना धन, मतलब परिग्रह परिमाण रखकर। तीसरी विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए दृढ़ मनोबल, आपका कॉन्शियस मेंटालिटी कैसे होती है, आपकी विकट परिस्थितियों के अंतर्गत में भी आप सामना कर से वैसा दृढ़ मनोबल है आपके पास नहीं, आपका दृढ़ मनोबल ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कॉन्शियस नहीं है। हम हताश निराश हो जाते हैं जीवन के अंदर। सबसे पहले आपका कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आप क्या होते हैं? हताश और निराश सबसे पहले जलते हैं, एकदम निराश हो जाते हैं, जीवन में जीवन कैसा हो जाता है? तो चाहिए एक उपवास किया हो, वो वॉमिट हो गई, तब नेक्स्ट टाइम से उपवास करने का ही 28 कर लिया, एक बार कर लिया, उसके बाद दूसरी बार 28 करने का ही मतलब वो हताश और निराश हो जाते हैं। और हताश और निराश आदमी शरीर से नहीं होता, मेंटालिटी से होता। मानसिकता हताश और निराश होती है, और जहां तक मानसिकता हताश और निराश नहीं होती है तब तक जीवन के अंतर्गत में उत्तर विकास में होता है। और जैसे ही आप हताश और निराश हो गए उसके बाद के अंतर्गत में आप कुछ भी अच्छा काम होगा, आपको मन से प्रफुल्लता आएगी, मन से खुशी होगी नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए दृढ़ मनोबल होना चाहिए, आपका मनोबल मजबूत बनो। मनोबल मजबूत नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ तक प्राप्त किए, आज जो भी आज यहाँ तक स्टेटस तक पहुँचे, उस
उसके अंतर्गत में दृढ़ मनोबल ही आपका सहायक होगा कि और कुछ नहीं। इसके बाद है चौथा, भूल समझना और स्वीकार करके आगे बढ़ना। भूल को समझना और स्वीकार करके आगे बढ़ना। जीवन के अंदर में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी पाया भूल को समझना। कोई अगर आपकी गलती बताता है उसको समझना, उसको स्वीकार करना और आगे बढ़ना। आज सबसे पहले गलती सिखाने वाले को हम गलत साबित कर, आज क्या करें, जो गलती हमको दिखाता है उसी को गलत साबित कर। ये आज का लॉजिक ऐसा हो, ये लॉजिक है, मेरे को गलती बताने आया, ठीक है, अब तू मेरे सुन, तू क्या गलती करके गया बेचारा। कैसी परिस्थिति, गलती को भूल समझना और स्वीकार करना। सबसे पहले हमने भूल किया, वो समझने को हम तैयार नहीं, भूल को एक्सेप्ट ही नहीं करते हम। आज जीवन के अंतर्गत तो कोई आपकी गिल्टी बताता है, आप गिल्टी को एक्सेप्ट ही नहीं करते जीवन के अंतर्गत में, और जहां तक एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आपके साथ कोई भी चर्चा करने के लिए आएगा नहीं, कोई भी आएगा नहीं, वो पता चलेगा कि वो व्यक्ति आ रहा है, अपने चले जाओ, अपने कोई लेना देना नहीं, वो भूल कभी स्वीकार करेगा नहीं और वो भूल पे भूल करता ही रहेगा, उसके अंतर्गत में कोई भी नहीं। और यहाँ पर चौथा काम यही है, भूल स्वीकार करना, भूल समझना और स्वीकार करना, और उसके बाद में आगे बढ़ना। जीवन के अंदर में विकास के लिए ये सब बहुत जरूरी है कि भूल को समझना पड़ेगा कि मेरी गलती हुई है, मेरी कहाँ गलती, आप मुझे इंडिकेट कीजिए। हम इतने बड़े हो जाने के बाद भी आज गुरु महाराज हमारी गलती बताते कि आप यहाँ पर गलत थे, या आपने भाषा का प्रयोग गलत किया, वहाँ पर हम स्वीकार करते। क्यों स्वीकार करते? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, इसलिए स्वीकार करना। अगर जिसको आगे नहीं बढ़ना है वो स्वीकार नहीं करता। आगे बढ़ना इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा कि ठीक है, शायद इस बार गलती हो गई, आने वाले समय में गलती नहीं होगी, ये स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं पांचवा काम, हाथ में जो काम लिया है पूरा ना हो सके वहां तक स्थिरता का उत्साह। हाथ में जो काम लिया है जहां तक पूरा ना हो सके पेशेंस रखना, पेशेंस के साथ के अंतर्गत में आपका हैप्पीनेस, स्थिरता का उत्साह, वही मनोबल रहना, वही उत्साह, वही हैप्पीनेस। काम करने में लेट हो गया लेकिन पेशेंस है, आज नहीं तो कल तो होगा, कल नहीं तो परसों होगा, परसों ऐसा तो नहीं कि होगा ही नहीं। के अंतर्गत में होगा तो सही, हमारा मोक्ष कभी ना कभी तो होगा, ऐसा तो है नहीं कि हमारा मोक्ष होगा ही नहीं, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक पेशेंस और एकदम उत्साह कायम है। पेशेंस है, धीरज है नहीं है, उत्साह भी नहीं है, धीरज भी नहीं। हमेशा डर रहता है कि होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। संशय आत्मा विनश्यति, शंका रखने वाला विनाश को प्राप्त करता है, ये समझ लीजिए। शंका अगर कहीं पर भी आपने देखी कि इतना चलता हूँ, चलने के बाद अभी तक गिरा नहीं, अभी तक गिरा नहीं, उसी दिन आप गिर जाओ, उसी दिन आप गिर जाओ, क्योंकि वो दिखा देगा कि दिमाग के अंदर आप बार बार वही सोचोगे, वही सोचोगे, तो वो एक बार ऑर्डर दे देगा कि चलो कर ही दो, ऐसा कर ही दो, करके दिखाई दो क्या ठीक है हो गया। विचार कीजिए। तो पांचवी बात, हाथ में जो काम लिया है पूरा ना हो सके वहां तक स्थिरता का उत्साह, वहां तक पेशेंस रखिए, एकदम पेशेंस रख करके उससे उत्साह के अंतर्गत में आपके बरकरार रहना का कर। फिर छठा, सहकार्यकरों को समझने की आत्मीयता। आपके साथ में सहकार्यकर होते हैं, आपके साथ के अंदर में एक टीम के अंदर आप सब कारीगर लोग होते हैं, आप सब कार्यकर होते हैं, सब लोगों को लेकर के सबके साथ में सबको समझने की आत्मीयता। ये सबसे बड़ी भूल आज के जमाने में हो रही है। मैं कहता हूँ, मैं ही कहता हूँ, सब सुनने वाले हैं, हम किसी का सुनते नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैंने कह दिया इसलिए ब्रह्म वाक्य नहीं, साक्षात्कार कहते हैं वो नहीं होता। मैं कहने वाला कौन? सभी कहने वाले और सभी सुनने वाले। जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक आगे विकास नहीं होगा। यहाँ पे लिखा सहकार्यकरों को समझने की आत्मीयता, आपको समझना ही पड़ेगा, उनकी समझने पड़ेगा। जब उनको आप टेरिटरी के अंदर में लिया है तो उनकी बातों को समझना भी पड़ेगा, उनकी बातों को मान्यता भी देना पड़ेगा और उनकी बातों को स्वीकार भी करना पड़ेगा। अगर आप इसमें नहीं करते तो आप फेलियरिटी के अंदर चले जाते हैं। फिर सातवां आता है, दूसरों को अधिक से अधिक उपयोग बनने की प्रेम भाव। दूसरों के कार्य में अधिक से अधिक उपयोग हो सके, हमारा किस प्रकार दूसरों के कामों के अंतर्गत अधिक से उपयोग, किसको मैं हेल्पफुल बन सकूं, हर किसी के क्षेत्र के अंदर में मैं हेल्पफुल बन सकूं। चाहो इसके अंतर्गत में काम करूं, इसके अंतर्गत मेरा यूज जिस प्रकार हो सके मैं अपने यूज को यूटिलाइजेशन के अंतर्गत में रखूं, मैं हर जगह हेल्पफुल बनूं। सातवां और आठवां, भविष्य के लिए मन में भय न रहे। भविष्य के लिए मन के अंदर में भय नहीं रहे, हमेशा डर सताता है भविष्य में क्या होगा,
हीरे का धंधा मंदा पड़ गया, भविष्य में क्या होगा, शेयर का धंधा मंदा पड़ गया, भविष्य में क्या होगा, ये सब करेंगे तो क्या होगा, भविष्य की चिंता हमेशा सताती रहती है, भविष्य को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं। भविष्य यहाँ पर कहते हैं भविष्य के लिए मन में भय न रखते, भविष्य को देख करके मन में भय नहीं रखते। अगर आपने भय रखा है तो विचार कीजिए भविष्य आपका खराब ही होने वाला है। अगर आपने मन के अंदर में भय रखा है तो भविष्य आपका हमेशा खराब ही रहने वाला है। कभी भी भविष्य के अंतर्गत में भय न रखे। विचार कीजिए ये सब 8 पॉइंट कौन है, जर्मन कवि गेटे ने विचार। हमारे मकान ऊंचे हो, हमारे मकान ऊंचे हो रहे लेकिन हमारे विचार जो है नीचे हो, हमारे मकान ऊंचे हो रहे। ये तो गनीमत है कि यहाँ पे 12 फ्लोर से ऊपर बनने की FSI नहीं है। विचार कीजिए फनेल जोन के अंतर्गत में आता है शायद तक, तो 12 से ऊपर की FSI नहीं है। और अगर 12 से ऊपर की FSI हो गई तो आप मकान 24, 25, 50, 60 तक के बना सकते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवत कहते हैं मकान ऊंचे बन रहे, सबके मकान ऊंचे बन रहे, लेकिन आपके विचार थॉट्स को नीचे जाते। जितने ऊंचे हो रहे हैं आप, जितना ऊंचा आपका अपग्रेड वर्जन हुआ उतनी सोच आपकी नीचे होगी। जितने ऊंचे विचार आ गए उतने आचार जो है आपके नीचे हो गए। विचार कीजिए पहले आपके विचार आपके ऊंचे थे और आपका रहन सहन नीचा था, आज रहन सहन ऊंचा हो गया, विचार नीचे हो गए। कपड़े के अंदर में रहन सहन ऊंचा हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया, सब कुछ हाई हो गया, लेकिन आपके विचार जो है वो डाउन के अंतर्गत में चले गए। और शास्त्रकार भगवान कहते हैं मकान ऊंचे उसका महत्व नहीं, विचार ऊंचे होने चाहिए उसका महत्व। हमारे जीवन के अंदर में विचार ऊंचे होने चाहिए उसी का महत्व है। लेकिन हम वर्तमान समय के अंतर्गत में हाई राइज बिल्डिंग के अंदर में अभी देखा जाए लोअर परेड और सेल के अंतर्गत में हाई राइज बिल्डिंग के अंतर्गत में 10 फ्लोर तक के अलग भाव है, 10 to 20 अलग भाव है, 20 to 40 के अंतर्गत में अलग भाव चलते। जितना हाई राइज आप जाएंगे तो उतना भाव अलग चलेंगे कि हाई राइज के अंतर्गत में जाएंगे, लेकिन हमारे फर्स्ट और लो राइज में जाएंगे। जितना हम हाई राइज में जा रहे हैं, जैसे लिफ्ट होता है, लिफ्ट के अंतर्गत आजकल तो देखा जाए कॉम्पैक्ट लिफ्ट आ गया है, रैपिड लिफ्ट हो गया, मशीन नीचे ही होता है। पहले के जमाने के अंदर में लिफ्ट आगे रहती थी, उसके साथ में वेट लिफ्ट वाला होता था, वो नीचे आता था, लिफ्ट ऊपर जाता और वो फिर ऊपर जाता था, लिफ्ट नीचे आती थी। वैसा ही हो गया है, हम जितना ऊपर जा रहे हैं हमारे विचार उतने नीचे जा रहे हैं, कि शायद विचार नीचे जाएंगे तभी हमको ऊपर पहुंचाएंगे, और हम जितने नीचे रहेंगे उतने विचार नीचे रहेंगे। इसके ऊपर हमको सोचना है, चिंतन और मनन करना है, विचार करें। लेकिन प्लानिंग जीवन में रहना है तो आपको प्लानिंग के साथ में रहना पड़ेगा। विदाउट प्लानिंग तो आप कभी रह नहीं सकते। प्लानिंग तो हमको भी करना, ठीक है। हम लोग प्लानिंग में सही सिक्का नहीं होता, नोटरी नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन प्लानिंग में हमारा नहीं होता है, और आपको तो रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा प्लानिंग के अंदर। हमारा प्लानिंग में क्या होता है, लास्ट शब्द होता है वर्तमान योग, प्रेजेंट में जो हुआ जाएगा वो होगा। प्लानिंग ऐसा होता है, लेकिन प्लानिंग तो सब कुछ होता है। लोग हमको बोलते हैं साहब आप तो साधु है, प्लानिंग तो नहीं, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? हम बोले सब कुछ कर सकते हैं, आपको हमको उपदेश देने की जरूरत है, हम उपदेश दे देंगे आपको, हमको उपदेश देने का नहीं। हमारे पास में प्लानिंग होता है, लेकिन हमारे प्लानिंग के अंदर में वर्ड क्या रहता है, वर्तमान। हमारा सब कुछ प्लानिंग के अंतर्गत में होता है, वर्तमान को एट प्रेजेंट के अंतर्गत में जैसी परिस्थिति होगी, जैसा होगा वो सब कुछ किया जाएगा। लेकिन अभी तो हमारा फाइनलाइज ये करें तो लिव विद प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या? आयोजन। जापान का निर्माण हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरा जापान खत्म हो गया। इतना पूरा खत्म। आज भी साइड इफेक्ट उसके दिख रहे हैं। विचार कीजिए 7/6 और 7 अगस्त को 1947 के अंतर्गत में वहां पर 1947 या 48 के अंतर्गत में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। विचार कीजिए ये 6 क्या 7 और 9 अगस्त के अंदर विचार कीजिए हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर पूरा जापान खत्म हो गया। और आज जापान देखिए वर्ल्ड के अंदर में नंबर है। क्या कारण? उसमें प्लानिंग और भाईचारा, देश प्रेम। कभी कभी विचार आता है कि हमारे को हमारे देश से प्रेम ही नहीं है। भले आप भारत में रहते हैं, ना हमको हमारे देश से प्रेम है, ना हमको हमारे तीर्थ से प्रेम है, ना हमको हमारे देश से प्रेम भी नहीं है, ना हमको हमारे तीर्थ से प्रेम है। हमारी सिटी को गंदे करने वाले कौन है? हम। हमारे तीर्थ को गंदा करने वाले कौन है? और हम ब्लेम लगाते किसके ऊपर? किसके ऊपर लगाते? बाकी लोकल पब्लिक के ऊपर में लगाते, डोली वाले के ऊपर में लगाते। डोली वाले कितने खा कर पूड़ियाँ खा सकेंगे? आज देखा जाए संगीत ग्रुप करता है, पूड़ियाँ मतलब सफाई करता है, जब सफाई अभियान करता है 300,
खाली यही सब देखने के लिए उपासना में रहते हैं, शायद निगरानी करने के लिए है उपासना में। विचार कीजिए हमारा प्रेम कहाँ है, हमारे जागरूकता कहाँ है, और फौरन क्या आप देख लीजिए, आप एक चिट आपको रोड में नहीं मिलेगा, एक चॉकलेट का रैपर भी आपको रोड के अंदर नहीं मिलेगा, एक चॉकलेट का रैपर भी नहीं मिलेगा, सब कुछ वो डस्टबिन में डाल करके जाएंगे। वैसा देश प्रेम हमारे पास है, वैसे करेंगे आप ऐसे। मैंने बोला ना अपने वाले जाएंगे तो गोल्डन टेम्पल में जाएंगे, शायद सब मार्के डिब्बे में, तो हमारे यहाँ तो सब खुले, तो हम क्या उपदेश दे डालना, हम क्या दे उपदेश दे, क्योंकि साहब तो बोले आज करें, फिर हमारा अभिप्राय क्या है, साहब तो बोले आज साहब कुछ दो देखते कोई बात नहीं, और फिर वहाँ जाकर आएंगे गोल्डन टेम्पल, हमको बोले शायद कितना डिसिप्लिन, माथा ढक करके जाने, इतना डिसिप्लिन। ऐसा मैंने कहा हमारे धर्मस्थान में जैन किसी का कोई आता नहीं, अपनी ताकत भी नहीं, हम नॉन जैन को याद, अरे जैन को भी हम नहीं ला सकते। आपके यहाँ पर 1200 घर है, 1200 घर के अंदर मेंबर कितने होंगे, 4 महीने तो समझ लीजिए 4800 मेंबर, 5000 मेंबर, 5000 के मेंबर ही मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आए। बोलिए आप क्या किसको आप करोगे? और वहाँ पर तो जाने वाला कौन होता है, जैन सिख भी होते हैं, नॉन सिख भी होते हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए एक समान, कोई के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कि सिख के लिए अलग या नॉन सिख के लिए अलग। हमारे यहाँ तो सब कोई, हम जैन को तो लाई, नॉन जैन को तो ताकत ही नहीं हम ला सकते, हम जैन को ही नहीं ला सकते, तो फिर क्या कर सकते? तो रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ने वाले कौन? हमको प्रेम ही नहीं हमारे धर्म से, और फिर बोलते धर्म हमारी सहायता नहीं करता, कहाँ से खास सहायता करेगा? आपका डेवोटी कितना है धर्म में, आप बताइए आपका डेवोटी कितना? अभी देखिए, अभी आपका यहाँ पर आएगा समझने का मतलब, यहाँ पहली बार एग्जाम्पल समझने का में चद्दर बिछा के उसको टेपिंग ब्राउन टेप से लगा करके कर दिया था, ये तो कहीं पर भी नहीं दिखा। कैसा क्या फिर आपका धर्म के प्रति प्रेम क्या है प्रेम? और यहाँ पर तो नियमित कार्य आयोजन, सबसे पहला आयोजन जापान को देखिए, एक बार पूरा तहस-नहस कर दिया, पूरा खत्म कर दिया विचार, खत्म करने के बाद आज वापस वर्ल्ड लेवल पे आज यूनेस्को के अंतर्गत उसको बोलता है, उसको भी मान्य रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत में उसने अफलातून क्रांति की, और उसके पीछे रीजन क्या है? देश वहां की जीवन की घटना हमारे गुरु महाराज हर बार एग्जाम्पल में लेते हैं। एलिजाबेथ करके एक क्वीन एलिजाबेथ करके एक लेडी, ये थी लेडी नहीं, वॉरशिप क्वीन एलिजाबेथ, उसका नाम रखा था क्वीन एलिजाबेथ। वो यूके से चली लंदन, मतलब जापान को तहस-नहस करने के लिए चली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, अटलांटिक ओशन क्रॉस किया उसने के बाद के अंदर में, अटलांटिक ओशन क्रॉस करने के बाद में पैसिफिक ओशन के अंतर्गत में आई, फिर पैसिफिक ओशन से उसने इंडियन ओशन के अंदर में कदम रखा, इंडियन ओशन के अंतर्गत आ रही है, और यहाँ पर जापान के अंदर में मीटिंग हो रही है, जापान के अंदर में मीटिंग हो रही है। हमको 20 बॉयज चाहिए, 20 लड़के चाहिए, बस और कोई नहीं। हमारे देश के लिए 20 लड़के चाहिए, हमारे बच्चा के लिए। तुम्हारे परिवार की चिंता नहीं करने की, तुमको गरीबों, तुमको परिवार के माँ बाप की या किसी की भी चिंता नहीं करेगी, वो सब कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। बच्चा मुझे 20 लड़के चाहिए, 20 युवा चाहिए, और 20 युवा वो जैसे जैसे क्वीन एलिजाबेथ आगे बढ़ रही है, और 20 युवा ने 1 सीटर प्लेन बनाया, 20 युवाओं ने 1 सीटर प्लेन, एक युवा एक 1 सीटर प्लेन के अंदर में बैठेगा, और उसके अंतर्गत में न्यूक्लियर बॉम्ब्स और सब कुछ आरडीएक्स और सब कुछ लेकर के 20 के 20 युवा जो है फाइटर के साथ के अंदर में एक साथ क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर अटैक। उस जमाने की क्वीन एलिजाबेथ मतलब अभेद्य जहाज, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता, कोई भी तोड़ नहीं सकता, उसके पास के अंदर अभेद्य वो जहाज, और वो वहां पर आ रहा है, आपको पता कर रहा है अपने देश। उसके अंदर 20 के 20 युवा फाइटर प्लेन्स एक साथ अपने को नष्ट हो जाने का, अपने एकदम मृत्यु को प्राप्त कर, सामने मौत दिख रही है, सब कुछ है, लेकिन आपको देश को बचाना है, देश प्रेम के लिए आपको सर्वस्व अर्पण करना है। विचार कीजिए, देश के लिए सर्वस्व अर्पण करना है, और वो 20 युवा तैयार हो गए, और तैयार होने के साथ में एक साथ एयरबेस से फाइटर प्लेन उड़े और एक साथ एलिजाबेथ के ऊपर अटैक किए। उसमें 4 प्लेन उसकी चिमनी में घुस गए और चिमनी को ब्लास्ट कर दिया, शिप के 2 टुकड़े। किस प्रकार का देश प्रेम, ऐसा देश प्रेम अपने धर्म के लिए है आपको? आ तो અમારા નથી, આ તો એટલા છે, આ તો પેલા છે, આ તો ફલાણા છે, આ એક રીતિ છે, આ બે રીતિ છે, આ 3 રીતિ છે, આ 4 રીતિ છે, આ સ્થાનકવાસી છે, આ દેરાવાસી છે, દિગંબર છે, श्वेतांबर છે, सब के अंदर क्लासिफिकेशन करके हम चले। हमारी परिस्थिति
हमारा देश के प्रति प्रेम नहीं है, देश के प्रति प्रेम नहीं है, धर्म के प्रति प्रेम नहीं है बेचारा। आज हमारे धर्म स्थान के अंदर में हम जाकर के गंदगी कितनी करते हैं, कितनी गंदगी, सब कुछ के गंदगी। पालिका के 14 गटर उभरती रह नहीं सकते, इतने मच्छर होते, इतने सब कुछ गए, कौन करने वाला? हम ही लोग करते। इतना पैसा खर्चने के बाद क्या करते, हमारा वहाँ यूज किया, इतना पैसा, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आप वहाँ पर करते हैं, एक जमा से करोड़ों के अंदर करते हैं। आने वाले समय के अंदर में गवर्नमेंट की नजर में है, आपके पास में इतना 5 करोड़ का चौमासा करते हैं और 5 करोड़ का फाइन आपको लगा देंगे, चौमासे बंद हो जाए। आप नहीं समझोगे तो वैसे ही समझेंगे, वो ऐसा ही करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि मोदी जी को आपकी सब नीति मालूम, आपके देव द्रव्य के पैसे कहाँ है और आपके ज्ञान द्रव्य के पैसे कहाँ, उनको सब मालूम है, क्योंकि गुजरात से गए, वडनगर से ही गए, वडनगर भी रहे, सब मालूम है कहाँ पर किसके पैसे और कहाँ क्या है। वो तो ऐसे भी बोलते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे अपने यहाँ पर क्यों जाते हैं, सब पैसा तो ह्यूमैनिटी का ही होता है, मानवता का ही पैसा है, पैसा देव द्रव्य साधारण ज्ञान द्रव्य हम बनाते हैं, उसके बाकी क्या है, आप क्या जवाब दो? उसके बाद के अंदर में लिव विद गोल, गोल के साथ, लक्ष्य के साथ में रहना पड़ेगा, लक्ष्य के साथ, एक के साथ के अंदर में। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बैल घानी का तेल निकाल, घानी में से तेल निकालने के लिए पहले बैल की प्रक्रिया होती थी। पहले जमाने के अंदर में लकड़ी का एकदम बहुत बड़ा बर्तन होता था, उसमें लकड़ी का डंडा होता था, बैल पूरा घूमता था, बैल घूमता था, बैल के गले में घंटी बांध करके रखते ताकि बैल चलता है तो घंटी आवाज करने का लोगों को पता चलता है, मालिक सोता रहता है लेकिन दिमाग रहता है कि हाँ बैल चल रहा है, घंटी बज रही है। वैसे ही हमारा भी यही है, व्याख्यान में सोते रहेंगे, मार्ग साहब बोलते रहेंगे, व्याख्यान में सोते रहेंगे और मार्ग साहब बोलते रहेंगे, पता चलेगा कहा मतलब की घंटी बज रही है, घंटी बज रही है, पता नहीं चलता कब सर्वमंगल हो जाता है, सोते के सोते ही रहेगा। वहां पर भी वैसे ही हुआ, वो मालिक सोता है लेकिन दिमाग कॉन्सेंट्रेट है, हाँ घंटी बज रही। अब वहां पर वकील आ गया, वकील सांता क्रूज का नहीं था, नहीं था सांता क्रूज का नहीं था, वह वकील आकर के बैठा, वकील आकर के बैठा, देख रहा तो उसने पीड़ित को पूछ लिया, किसान को पूछ लिया कि आपने गले में क्यों बैल की घंटी बांधी, घंटी बांधी है, क्यों बांधी है, इसके बांधी आप पूछते, क्योंकि मालूम पड़े कि बैल चल रहा है, बैल चल रहा है, बैल चलेगा तब घंटी की आवाज आएगी, घंटी की आवाज आएगी तब पता चलेगा कि बैल चल रहा है, घंटी बंद हो जाएगी तो पता चलेगा कि बैल रुक गया, फिर मैं खड़ा होकर के 1 घंटा लगाऊंगा, फिर वापस बैल चलना हो चालू कर। क्योंकि कहीं ऐसा भी हो सकता है, कहीं ऐसा भी हो सकता है बैल खड़ा रहेगा और मुंह हिलाए तो घंटी तो बजेगी कि भाई साहब आप क्या है पेशे से, कितने वकील है भाई साहब, आप वकील है ये सोच सकते हैं, वो बैल है वो सोच नहीं सकते। हमारी परिस्थिति कैसी, हम कैसे सोचते हैं, हमारे भी बैल जैसी वकील जैसी है कि हम जगह जगह अप्लाई करने चाहते हैं, भाई वो बैल है हम वकील है, हमारी सोच और उसकी सोच में फर्क हो जाता है, हम दोनों एक दूसरे की सोच के अंतर्गत मैच नहीं हो सकते। तो लिव विद गोल, गोल के साथ में आपको रहना पड़ेगा, आपको लक्ष्य के साथ में रहना ही पड़ेगा। अगर आप लक्ष्य के साथ में अगर नहीं रहेंगे तो आप फेंक दिए जाओगे। और आजकल के दिमाग कम्युनिकेशन की दुनिया चल रही है, एकदम दिमाग के आपको तैयार करा, कंपटीशन चल रहा है, इतना कंपटीशन चल रहा है हर क्षेत्र के अंदर में, चाहे धर्म के क्षेत्र में चले जाइए, चाहे आपके व्यापार के क्षेत्र में चले जाइए, हर क्षेत्र के अंदर में कंपटीशन चल रहा है, हर क्षेत्र के साधुओं को भी कंपटीशन चल रहा है, साधुओं के अंदर में भी कंपटीशन चल रहा है, जिसके व्याख्यान जोरदार वहाँ भीड़ जोरदार, जिसका व्याख्यान जोरदार नहीं भीड़ भी जोरदार नहीं। मतलब विचार कीजिए हमारा कंपटीशन कैसा चल रहा है, उसके अंदर हम लोग को भी तैयारी करना पड़ता है कि ना कि हमारा आगे जाए विजय सकते हैं, पड़ता है। लिव विद गोल, लक्ष्य के साथ में रखना, उसके बाद में लिव विद विल, संकल्प के साथ, संकल्प के साथ में अगर आप नहीं जिएंगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। अभी एक दिन चर्चा चल रही थी, भूषण भाई आए थे, भूषण भाई का नाम सुना कि नहीं सुना, मालूम आपके पिता आपके लड़के के फ्रेंड है भूषण भाई आए, 3 घंटे आप लोग चर्चा चली और हमारे साधना के बारे में चिंतन और मनन चला। साहब आज हमारी साधना क्यों नहीं फलीभूत नहीं, क्योंकि हमारा संकल्प ही नहीं, हमारा संकल्प क्या होगा, मेरा ये काम हो जाए बस, वहां तक मेरे को जाना, न संकल्प में प्राण न खुद में प्राण, न संकल्प में प्राण न खुद में प्राण, तो बिना प्राण की वस्तु का क्या मूल्य क्या होगा। आपके अंदर में अगर प्राण नहीं है तो मूल्य है
विचार कीजिए, अमेरिका के अंदर में, यूरोपियन कंट्रीज में, क्या आजकल इंडिया में भी हो गया, ब्रेन डेड हो जाए इक्वल टू डेथ बोलते कि मतलब इंडियंस नहीं मानते, लेकिन बाकी तो सब ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। ब्रेन डेड हुआ मतलब ऑर्गन डोनेट कर देते हैं। विचार कीजिए, मालूम है, लेकिन फॉरेन के अंदर में तो ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ। या इंडिया में तो उसको बिल बढ़ाना है ना, उसको मेडिक्लेम बढ़ाना है, तो उसको वेंटिलेटर पे भी डाल करके भी उसको चलाएंगे, क्योंकि शेयर्स होगा, प्रॉपर्टी होगा, सब डीलिंग करके अंगूठा सब लगाएगा, सिग्नेचर करने की ताकत नहीं की, अंगूठा में तो कुछ नहीं होगा। सिग्नेचर में अगर डिफर हो सकता है, अंगूठे में तो क्या डिफर होगा? अंगूठे में कोई डिफर नहीं होगा, सिग्नेचर में आपका डिफर हो सकता है। हाथ पूछे के तो सिग्नेचर के अंदर में डिफर हो सकता है, और सिग्नेचर में डिफर हुआ तो आपका चेक बाउंस हो सकता है। या अंगूठे में तो कोई डिफर नहीं, अंगूठा तो लगा देंगे, बस वो सब तक काम हो जाएगा। हमारी परिस्थिति लिव विद बोथ, संकल्प के साथ। वहां पर न संकल्प है, न प्राण है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है हमारी, न आराधना, साधना और उपासना के पीछे कोई संकल्प है ही नहीं हमारा, विल है ही नहीं हमारा। अरे हाँ जरूर है, मरने के बाद का विल है, मरने के बाद का विल है, तब जीते समय विल है ही नहीं आपका, संकल्प है, ये सब कुछ है। फिर हम क्या करते हैं? भाग्य, हम क्या लिखते हैं? परमात्मा ने भाग्य लिखा है। भाग्य आप क्या बोलते हैं? परमात्मा इच्छे लक्ष्यों से अच्छा बात, लिखने वाले परमात्मा कैसे हो सकते? लिखने वाले परमात्मा कैसे बोलते हैं? कोई ज्यादा पॉजिटिव बोलते हैं बात कि कर्म જેવી સ્થિતિમાં રખાવે ને એવી રીતે રહેવું, મેં કીધું એવી રહેવાની તાકાત છે, એવી રીતે રહેવાની તાકાત છે, કર્મ જેવી સ્થિતિમાં રખાવે એવી રીતે રહેવાની તાકાત છે। 10,000 સ્ક્વેર ફૂટના ફ્લેટ પર રહ્યો છે, કર્મ રખાવશે 10 સ્ક્વેર ફૂટના રૂમમાં રહેવાની તાકાત છે। खाली बोलने में कहाँ पैसा लगता है? बचने से कहाँ दरिद्रता? बोलने में कहाँ पैसा लगता है? करने में पैसा लगता है। बोलिए भी ऐसा जो कर सके, ताकत हो तो करने की, उसे ही बोलिए। अगर बोल दिया है, विचार कहते हैं कि दिन भर के अंदर में एक बार जीवा के ऊपर में सरस्वती आती, दिन भर के अंदर में एक बार जीव के ऊपर में सरस्वती आती। अगर आपने कुछ गलत बोला और उस समय जीव पे सरस्वती बैठी हो तो कुछ ना कुछ गलत होगी। आप समझ जीवन में एक बार अच्छे विचार करते, दिन भर के अंदर में एक बार अच्छे विचार करते तो सद्गति का आयुष्य बनता है, और एक बार बुरे विचार करते तो दुर्गति का आयुष्य बनता है। विचार कीजिए, दिन भर के अंदर में सद्विचार कितने और दुर्विचार कितने? जीवन के अंदर में कितने? दिन भर के अंदर में किसका ज्यादा है बैलेंस? सद्विचारों का कि दुर्विचारों का? दुर्विचार का। तो निश्चित तौर पर दुर्गति के भोक्ता आप ही बन रहे। उसमें बेचारे भगवान लोग क्या बोलते हैं? परमात्मा भाग्य कोण लगते थे परमात्मा लगते, और यहाँ शास्त्रकार भगवान बोलते हैं परमात्मा कभी भी भाग्य नहीं लिखते, कभी भी परमात्मा भाग्य लिखते ही कभी भी नहीं लिखते। आपकी भ्रमण है कि भगवान के बारे में आप कहते हैं कि परमात्मा भाग्य लिखते हैं, भाग्य कभी भी नहीं लिखते। जीवन में हर कदम पर हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। परमात्मा कभी भी जीवन में भाग्य नहीं। ये आप जो सोचते हैं कि परमात्मा ने हमारा भाग्य ऐसा लिखा है, ऐसा भाग्य में हम लिखा करके आए हैं, तो आप स्वयं ही लिखा करके आए, कोई लिखने वाला नहीं है। वी आर द राइटर, हम ही राइटर है, बाकी और कोई राइटर नहीं है। परमात्मा कभी भी भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं, बाकी और कोई लिखने वाला नहीं है। इस पर आप जीवन में जिएंगे तो विचार कीजिए, जीवन के अंदर में जिएंगे तभी जाकर के लगेगा। ये याद रखिए, आप जीवन लगेगा तभी लगेगा कि आपने जीवन जिया। 10वें कार्य सूत्र के अंदर में आपको यही उद्देश्य दिया है स्वयं भवसूरी जी महाराज ने कि आप ये सब चिंतन और मनन करेंगे तभी आपको लगेगा कि आपने जीवन है वो जिया है। और हम जीने के लिए आए हैं, बिताने के लिए हम आए ही नहीं है, समझ लीजिएगा। जीवन जीने के लिए हमारा इस धरती पर अवतरण हुआ है, जीवन बिताने के लिए हमारे इस धरती पर हम पैदा हुए ही नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कि हम बस हुई लाइफ बिता रहे हैं, ये आपकी भ्रमण है, आपको ये भूल जाने का, आपको बोलने का ही नहीं। हम बस जीवन जीने के लिए आए हैं और हम जीवन जी रहे हैं, और इस प्रकार ही जिएंगे ताकि हमारे अंतिम अवस्था के अंदर हमारे को दुख नहीं हो। बुद्धि की सीमा जब समाप्त होती है तब जाकर के श्रद्धा की सीमा जन्म लेती है। जब तक बुद्धि से आप विचार करोगे तब तक श्रद्धा जन्म नहीं लेगी। बोलिए चलो गुजराती में, बुद्धि गैर मारी जाए ત્યારે શ્રદ્ધાનો જન્મ થાય। गुजराती में कहावत, बुद्धि गैर मारी जाए ત્યારે श्रद्धाનો जन्म થાય। बुद्धि की सीमा समाप्त हो जाती है तभी जाकर के श्रद्धा का जन्म होता है। अगर आप में श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ है तो मतलब समझिए आपकी बुद्धि मारी नहीं गई है, बुद्धि है आपके पास।
और बुद्धि की सीमा समाप्त होगी, तभी जाकर के श्रद्धा का जन्म होगा, तभी जाकर के आपको लगेगा कि मैंने आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला को सार्थक किया। दिल और दिमाग से कला का जन्म होता है। हम तो खाली हाथ से ही कला जन्मने लगे, अभी तक हाथ से ही कला को जन्म दे रहे हैं, लेकिन यह शास्त्रकार भगवान कहते हैं दिल और दिमाग से ही कला का जन्म होता है। और कला मतलब जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला तभी सार्थक होती है। इस पर अपना चिंतन और मनन परिपूर्ण हुआ। जहाँ तक हमारी बुद्धि थी उतना तक हमने आपको देने का प्रयास किया। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया और कल सोमवार महामहोपाध्याय विनय विजय जी की रचना शांत सुधारस के अंदर में अन्यत्व भावनाओं पर चिंतन और मनन, पर काय प्रवेश की भूमिका, एकत्व भाव